हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट मंत्रा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना लेट किए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है चारों में जो कि गणित के आकलन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गणितीय अवधारणाओं का विकास, मतलब बच्चों में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जो गणितीय अवधारणाएं, उनका विकास हो पाया है या नहीं। गणितीय भाषा का विकास, जो गणितीय भाषा है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, आपके गणितीय भाषा है। ठीक है, हमारी जो सामान्य भाषा होती है उसी से ही निकलकर गणितीय भाषा बनी हुई है, जिनमें कुछ हम गणित के प्रतीकों का, गणित के चिन्हों का शब्दों के नाम से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों में गणितीय भाषा का विकास हो पाया है या नहीं। सी विकल्प कह रहा है कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। डी कह रहा है तर्क कौशल का विकास। देखिए, गणितीय अवधारणाओं का विकास ये बिल्कुल ज़रूरी है मैथ के आकलन को चेक करने के लिए। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका डेवलपमेंट बच्चे में ज़रूर होना चाहिए। गणितीय भाषा का भी विकास, अगर इसका विकास नहीं होगा तो बच्चा मैथमेटिक्स समझ ही नहीं पाएगा। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। देखिए, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे से सटीकता का अपेक्षा नहीं करते हैं, सटीकता का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, बस वो जवाब दे ले अपने सहज भाषा में। ठीक है, बस इतना ही हमको चाहिए होता है। सटीकता नहीं चाहिए कि बच्चा 100% सही ही कहे। यहाँ पे एक तरह से आप देखिए, सटीकता शब्द में कठोरता छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लचीलापन नहीं है, एक कठोरता की ओर आपको ले जा रहा है। और मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि जहाँ भी आपको कठोरता की ओर ले जाया जाए, जहाँ लचीलापन ना रहे, वही विकल्प आपका गलत होता है। ठीक है, और आपसे पूछा भी गलत गया है, इसलिए आपका जो सी विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही है। डी कह रहा है तर्क कौशल का, तो आप बिल्कुल तर्क कौशल का आकलन करते हैं, क्योंकि तर्क कौशल मैथमेटिक्स सिखाने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि जो बच्चा है उसके तर्क कौशल में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, विकास हो सके। ठीक है, मैथमेटिक्स सिखाने का हमारा ये तात्पर्य नहीं होता है, ये मेन एम नहीं होता है कि बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाए। ये तो बेसिक्स हैं, तो आने चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो मेन उद्देश्य होता है उसके तर्क कौशल का विकास का ही होता है। ठीक है, तो आपका ए बी डी ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट हैं गणित के का आकलन करने में ध्यान देने के लिए। लेकिन जो आपका सी विकल्प है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सटीकता हमको नहीं चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, आइए दूसरे विकल्प की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब गणित गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य होगा। पहला दिया हुआ है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ठीक, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ठीक है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। देखिए, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, कोई भी विषय सीखने के लिए कठिन नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी विषय हो सीखने के लिए कठिन होता है। बस बच्चे की रुचि की बात होती है, किसी किसी विषय में बच्चों का रुचि कम होता है, किसी में रुचि अधिक होता है। तो जिनमें बच्चों की रुचि कम होती है उसमें क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में आपको रुचि पैदा करनी है उस विषय को सीखने में। आपको उस विषय को क्या करना है, इंटरेस्टिंग बना देना है, जिससे बच्चे में क्या हो, रुचि पैदा हो जाए सीखने में। ठीक है, तो कोई भी विषय आपका कठिन नहीं होता है। ठीक, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। देखिए, ये विकल्प आपका क्या कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, इसके तरफ आपको लेके जा रहा है, एक तरह से रूढ़बद्धी विचारधारा है यहाँ पर कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, लड़कियां और लड़के दोनों समान रूप से गणित को सीखने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। सी कह रहा है हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल, कोई भी हो हर कोई गणित सीख सकता है, हर बच्चा गणित सीख सकता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कम बुद्धि लब्धि वाला हो, चाहे वो अधिक बुद्धि लब्धि वाला, हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा सकता है। देखिए, मैं पहले भी कई क्लासेस में बताया, आज भी बता रहा हूँ कि जब भी केवल शब्द दिखे तो वो विकल्प हमारा 99.9% चांस होता है कि गलत होता है। ठीक है, तो केवल कठोर अभ्यास से नहीं, इंटरेस्टिंग वे में सीखा जाता है। ठीक है, उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं गणित को सीखने के, केवल एक तरीका नहीं है। ये भी आपको क्या कर रहा है, कठोरता की ओर लेके जा रहा है। आपको कहाँ जाना है, लचीलेपन की ओर जाना है। ठीक है, तो ये भी आपका विकल्प क्या है, गलत हो गया। ठीक, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण
नहीं माना जा सकता। मतलब कुछ बच्चे आप देखेंगे कक्षा में एक्सपीरियंस करेंगे कि जो गणित से भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने की वजह से उनमें क्या आ जाती है, असफलता आ जाती है। ठीक है, उनको असफलता मिलती है। तो उनमें से कौन सा एक ऐसा कारक है जो जिम्मेदार नहीं है भयभीत होने और असफल होने के लिए? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। देखिए कक्षा कक्ष के अनुभव आप समझ रहे होंगे कि जो बच्चा कक्षा में सीखता है और जो अन्य अनुभव को वो हासिल करता है, प्राप्त करता है, उसके अनुभव। बी कह रहा है प्रतीकात्मक संकेत। प्रतीकात्मक संकेत से हमारा तात्पर्य होता है कि जैसे आपका ये 2 लिखा हुआ है, ये आपका प्रतीकात्मक संकेत है। ठीक है, या आपका ये धन लिखा हुआ है, ऋण लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, ये सब आपके प्रतीकात्मक संकेत है। ठीक है। सी कह रहा है गणित की संरचना। गणित की संरचना से हमारा तात्पर्य होता है कि गणित का जो स्वरूप है। ठीक। डी कह रहा है लैंगिक भेद। देखिए कक्षा कक्ष के अनुभव बिल्कुल आपके सफल होने और असफल होने में बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं, बच्चे के अधिगम में एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अनुभव करता है बच्चा, जो पढ़ता है सीखता है, उसी के आधार पर वो असफल होता है अथवा भयभीत होता है। अगर शिक्षक ने किसी क्वेश्चन को, ठीक है, कठिन तरीके से उसके सामने एक्सप्लेन कर दिया, कठिन तरीके से पेश कर दिया, तो वहाँ पे बच्चा, स्वाभाविक सी बात है कि वो भयभीत हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षा कक्ष के अनुभव जो हैं वो बिल्कुल अपनी भूमिका निभाते हैं भयभीत होने और असफल होने में। प्रतीकात्मक संकेत, बिल्कुल अगर बच्चा माइनस को धन धन समझ लिया और धन को ऋण समझ लिया तो बिल्कुल इससे भी उसमें क्या होती है, असफलता आ जाएगी। गणित की संरचना, बिल्कुल अगर गणित की संरचना, गणित का जो स्वरूप है उसको टीचर ने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, बच्चे ने अच्छे से नहीं समझा, तो वहाँ पर भी उसकी वजह से भी जो बच्चा है वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लैंगिक भेद है ये कोई भी भूमिका नहीं निभाता भयभीत होने और असफलता में। लैंगिक भेद भी आपका एक तरह से यही कह रहा है कि लड़की और लड़का। तो देखिए दोस्त, लैंगिक भेद हमारे किसी भी प्रकार के, चाहे वो गणित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सीखना हो, उसमें लैंगिक भेद का कोई भी भूमिका नहीं होता है। जितना एक लड़का सीख सकता है उतनी एक लड़की सीख सकती है। हाँ, एक भेद होता है सीखने में जो आपका होता है आनुवांशिकता का। ठीक है, लैंगिक भेद की जगह आपका क्या होता है, हेरिडिटी होती है, आपका आनुवांशिकता होता है। ठीक, लेकिन लैंगिक भेद नहीं है। आनुवांशिकता से फर्क पड़ सकता है कि कोई बच्चा सीखने में अधिक सीख पाए, कोई बच्चा सीखने में कम सीख पाए, इसके लिए आनुवांशिकता जिम्मेदार हो सकती है, हेरिडिटी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन लैंगिक भेद कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। तो आपका नहीं पूछा है तो आपका लैंगिक भेद यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। मतलब जो गणित की पहेलियां होती हैं, जो जैसे आपके अभ्यास में भी दिया होता है, किताबों में भी दिया होता है कि बूझो तो जाने, जो ऐसी पहेलियां होती हैं वो किसमें मदद करती हैं? पहला विकल्प कह रहा है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। बी कह रहा है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। सी कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। डी कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए यहाँ परखने में, यहाँ आपका क्या है, प्रोत्साहित करने में। पहले विकल्प को देखिए, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो पहेलियां हैं वो बस किनको पहचानने हैं, प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने। मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर हर बच्चा प्रतिभा संपन्न होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कोई भी बच्चा कम प्रतिभा वाला नहीं होता है। अभी बच्चा उस स्तर तक का अधिगम नहीं कर पाया है, उसका विकास, उसका जो बौद्धिक विकास है वो उतना नहीं हो पाया है प्राथमिक स्तर पर कि आप किसी को ये कह पाएंगे कि ये बच्चा प्रतिभा संपन्न है और ये बच्चा कम प्रतिभा संपन्न है। प्राथमिक स्तर पर हर बच्चा प्रतिभा संपन्न होता है। ठीक है, क्योंकि अभी उसका उतना विकास नहीं हुआ है, उसका उतना बौद्धिक विकास नहीं हुआ, उतना परिपक्वता नहीं आया है कि आप उसको पहचान पाएँ कि प्रतिभा संपन्न है या नहीं। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर हर बच्चे को हमें क्या मानना है कि हर बच्चा हमारा प्रतिभा संपन्न होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, बच्चों को वर्गीकृत कर दे रहे हैं प्रतिभा संपन्न और अप्रतिभा संपन्न में। तो आपको भेदभाव नहीं रखना है अपने क्लास में, इसलिए ए विकल्प आपका गलत है। बी देखिए विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। हमारा देखिए मनोरंजन का एक ही उद्देश्य होता है, कब, जब हम कविता का शिक्षण करते हैं। ठीक, अगर कविता पढ़ाने से संबंधित प्रश्न है तभी वहाँ पे विद्यार्थियों का मनोरंजन कराया जाता है, अन्यथा किसी भी शिक्षण में, किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों का मेन उद्देश्य मनोरंजन कराना नहीं होता है। ठीक है, अगर कविता की बात हो तभी आपका मनोरंजन सही होता है, नहीं तो अन्यथा कोई भी शिक्षण हो, कहीं भी हो, वहाँ मनोरंजन वाला विकल्प आपका गलत होता है। सी देखिए समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। डी कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए
सी भी आपका उतना गलत नहीं है, लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है एक सटीक आंसर जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे शुद्ध हो। और डी कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए, परखने से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा पहले से कितना सीख चुका है, हम उसको क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, एक तरह से उसका आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। और डी कह रहा है कि आप उसको क्या कह रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो और सीखे। तो देखिए, हमारी जो आमतौर पर पहेलियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे आपने एक पहेली का उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं वो संख्या हूँ जो पैर की उंगलियों से 5 अधिक है, बताओ मैं क्या हूँ। तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, यहाँ पर बच्चा पहले तो अपने पैर की उंगलियों को गिनेगा, वो पाएगा कि मेरे पैर में 10 उंगलियाँ हैं। फिर पहेली में कहा जा रहा है कि मैं वो संख्या हूँ जो पैर की उंगलियों से 5 अधिक हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो पैर की उंगलियों को गिनने के बाद से बच्चा क्या करेगा, उसमें 5 और ऐड कर देगा, उसका वो जान जाएगा कि वो संख्या 10 है। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है, सीखने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है, समस्या सुलझाने के कौशलों को सीखने के लिए क्या हो रहा है, वो प्रोत्साहित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आप उसका परख रहे हैं, लेकिन परखने से ज़्यादा पहेलियों के माध्यम से क्या होता है, सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं बच्चे। क्योंकि जब भी उनके सामने ऐसी पहेलियाँ आती हैं तो उनमें बच्चा सक्रिय रूप से अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके जितना भी वो सोच सकता है, उसके हिसाब से उस प्रश्न का, उस पहेली को सुलझाने का प्रयास करता है। तो उसमें जो समस्या सुलझाने के कौशल हैं, उसके कौशल प्रोत्साहित होते हैं, ना कि परखे जाते हैं। परखे भी जाते हैं, लेकिन परखने से ज़्यादा क्या किए जाते हैं, प्रोत्साहित किए जाते हैं। तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। अबेकस, पहला कह रहा है गिनती सिखाने में, दूसरा कह रहा है लिखना सिखाने में, सी कह रहा है वाचन करने में, डी कह रहा है हस्तलेखन सिखाने में। देखिए दोस्त, ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान सा है, क्योंकि आप मैथ पेडागॉजी सॉल्व कर रहे हैं, गणित शिक्षण सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको अगर यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप गणित गिनती सिखाने में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन अबेकस के बारे में और चीज़ें जानिए, ठीक है। जहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है, शब्द बदल देगा तो आप कंफ्यूज हैं। अबेकस को हम और क्या कहते हैं, अबेकस का जो हिंदी में नाम है वो है आपका गिनतारा, ठीक है। ये क्या होता है, एक आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। आपका उपकरण है, जो कि ऐसे आपका एक बोर्ड होता है, आपने देखा भी होगा। और इसमें ऐसे 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 कई सारी पाइयाँ होती हैं, और इसमें ऐसे गोल 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 कई सारी गोलियां, प्लास्टिक की ऐसे गोलियां बनाई गई होती हैं, ठीक है। यही आपका क्या होता है, अबेकस होता है, जिसे गिनतारा कहते हैं। इसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, गिनती सीखता है, ठीक है। लिखना सिखाने में आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि गणित शिक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ लिखना सिखाने से ज़्यादा अगर प्रश्न हमारा आया होगा तो गणित से संबंधित ही आया होगा। वाचन करने में, हस्तलेखन में ऐसा कुछ नहीं है। अबेकस का प्रयोग सिंपल सा है कि एक आपका एक टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसको गिनतारा नाम से भी जानते हैं। हो सकता है एग्जाम में शब्द बदल दे, अबेकस की जगह गिनतारा लिख दे, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका प्रयोग क्या कहता है, गिनती सिखाने में। और इसके माध्यम से गिनती ही नहीं, अपितु और सारी गणित की जो अवधारणाएं हैं, जो गणित के नियम हैं, जो गणित की बातें हैं, वो भी सिखाई जाती है। जैसे आपको वर्गमूल सिखा दिया जाता है, दशमलव का भी ज्ञान इनसे बच्चों को कुछ हद तक हो पाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से गिनती सिखाने में इनका प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद भी उच्च कक्षा पर बच्चे वर्गमूल वगैरह भी सीखते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर इनसे बच्चा क्या करता है, गिनती सीखता है। ये 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक मतलब गणित का कोई शिक्षक है, आप खुद को ले लीजिए कि आप गणित पढ़ा रहे हैं कक्षा में, और आप क्या कर रहे हैं कि लड़कों को कह रहे हैं कि वो गणित में अच्छे हैं और लड़कियां गणित में अच्छी नहीं हैं, ठीक है। तो ये दृष्टिकोण कैसा है पूछ रहा है। ए कह रहा है उचित दृष्टिकोण वाला है, बी कह रहा है नीति परक है, सी कह रहा है लिंग पक्षपाती है, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ऊपर भी मैं बताया हूँ कि अधिगम में चाहे वो गणित सीखना हो, चाहे वो हिंदी सीखना हो, चाहे वो विज्ञान सीखना हो, वहाँ पे लड़के और लड़की से हमारा संबंध नहीं होता है। जितना लड़का सीख सकता है उतना लड़की सीख सकती है, ठीक है। हमें किसी भी प्रकार का यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये लिंग पक्षपाती है, ठीक है। ये ना ही उचित दृष्टिकोण है, ना ही नीति परक है, ना ही उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये आपका क्या है, ये लिंग पक्षपाती। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं
कि जो टीचर है वो कह रहा है कि जो स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, मतलब लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं। और भेदभाव हमेशा हमारे पैडागॉजी के लिए, हमारे शिक्षण के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, हमें भेदभाव नहीं करना है। जितना लड़का सीख सकता है उतना ही लड़की सीख सकती है। हाँ, अगर देखिए दो लोगों के बीच डिफरेंस हो सकता है सीखने में। ठीक है, मान लीजिए ए है, ए बी है। ठीक है, ए आपका बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकती है, ए भी आपका बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई लड़का लड़की कुछ भी हो सकते हैं। इनके सीखने में डिफरेंस हो सकता है दोनों के सीखने में। ठीक है, कि ए ज़्यादा सीख पाए, ए कम सीख पाए। ठीक है, ये जल्दी सीख पाए, ये थोड़ा समय लेके सीख पाए, ये डिफरेंस हो सकता है। लेकिन लड़के और लड़की के रूप में डिफरेंस नहीं होता। और ये जो आपका दोनों में डिफरेंस होता है कि दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अधिक सीखेगा, कोई कम सीखेगा, या कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है। इन सब चीज़ों के पीछे हमारी आनुवांशिकता हमारी जिम्मेदार होती है। हमारे जो आनुवांशिकता के माध्यम से जो कोड मिलते हैं, हमारी जीन्स पे जो कोड आते हैं, वो कोड हमारे क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। कि आप अपने ही क्लास में देखेंगे कि कोई एक बच्चा होगा जो पढ़ रहा है। ठीक है, और उसको 3 दिन में पढ़ रहा है। वहीं दूसरा बच्चा है जो कि उसी क्लास का है, वो उसी चीज़ को 2 घंटे में पढ़ के तैयार कर लिया अपना। तो इसके पीछे क्या जिम्मेदार होते हैं, इसके पीछे हमारी आनुवांशिकता, मुख्य रूप से आनुवांशिकता ही होती है, लेकिन पर्यावरण का भी कुछ प्रभाव कह सकते हैं। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर जो योगदान होता है वो हमारे आनुवांशिकता का होता है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों में पक्षपात नहीं करना है, दोनों में कोई भेद नहीं होता है सीखने में, दोनों एक समान सीख सकते हैं। हाँ, दो लड़कियां, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, चाहे वो एक लड़की हो उनमें से और एक लड़का हो, दो लोगों में सीखने में क्या होता है, भिन्नता हो सकती है। ठीक है, और दोनों सीखने में एक दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन लड़की और लड़के के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये लिंग पक्षपात है। ठीक, तो आपका यही विकल्प सही है, सी वाला। 7वें प्रश्न की ओर आइए। 7वां प्रश्न कह रहा है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको मूल्यांकन करना है बच्चों का, तो आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, इनमें से किसी का नहीं। देखिए, मूल्यांकन में जो सबसे जरूरी होता है मूल्यांकन साधन वैध होने का। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मान लीजिए कि कक्षा 3 के, ठीक है, कक्षा 3 के बच्चों का मूल्यांकन करना है, और आपने क्या कर दिया, कक्षा 5 स्तर के आपने क्या कर लिए हैं, प्रश्न ले लिए हैं। ठीक है, 3 के बच्चों का मूल्यांकन करना था और आपने कक्षा 5 स्तर के प्रश्नों को ले लिया, तो वो प्रश्न बच्चों के लिए वैध नहीं होगा। वैध का मतलब है वैलिड हो। ठीक है, उनके स्तर का हो। तो जो भी हमारे मूल्यांकन साधन होंगे वो बच्चे के स्तर के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कक्षा 3 के बच्चे का ओले मूल्यांकन करना है तो हमने क्या किया, कक्षा 5 के प्रश्नों को ले लिया, तो ये परीक्षण जो है आपका, ये जो मूल्यांकन है ये वैध नहीं होगा। या फिर जिस पाठ को हमने पढ़ाया ही नहीं है हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये भी मूल्यांकन हमारा वैध नहीं होगा। वैधता से तात्पर्य होता है कि जो बच्चे के स्तर का हो, जो बच्चा सीख चुका हो, जिसको आप पढ़ा चुके हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उसका वैध होना। ठीक है, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई सबका पारिवारिक वातावरण अलग अलग होता है, इसको देख के आप अगर मूल्यांकन विधि का निर्माण करेंगे, चुनाव करेंगे, तब तो आपको कई प्रकार के प्रश्न पत्र बनाने पड़ेंगे। ठीक है, छात्रों की रुचि को भी उतना क्या किया जाता है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। छात्रों की रुचि का ध्यान अधिगम में दिया जाता है। मूल्यांकन में तो जो अधिगम, जो आपका विषय वस्तु है उसके जो मानदंड हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखकर मूल्यांकन बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे छात्रों की रुचि नहीं। हाँ, छात्रों की रुचि, इसके पहले छात्रों की रुचि का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जिनमें उनको सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर छात्रों को। लेकिन मूल्यांकन के समय क्या होता है, वहाँ पे छात्रों की रुचि का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पे ध्यान किसका दिया जाता है कि जो मूल्यांकन के मानदंड हैं, जो विषय वस्तु है उसके आधार पर जो मानदंड बनाए गए हैं उनका ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी विकल्प से कि वो वैध हों, वो बच्चे के स्तर के हों, और जो बच्चा पढ़ चुका हो, जान चुका हो, उन्हीं से संबंधित बच्चों से प्रश्न किए जाएं, उन्हीं से संबंधित क्या हो, प्रश्नों का समायोजन किया जाए उसके प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। मतलब अंक गणित का जो आपका शिक्षण है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, उपरोक्त सभी। देखिए, अंक गणित का शिक्षण घरेलू कार्य के लिए बिल्कुल उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है
उस अपने घर के भी कई सारे कामों में क्या करता है, अंक गणित का और गणित का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे उसकी मम्मी ने कह दिया कि बाजार से जाओ 3 माचिस के डिब्बे ले आओ, तो वहां पे भी अंक गणित का प्रयोग हो गया। ठीक, व्यवहारिक उपयोग के लिए, बिल्कुल व्यवहारिक उपयोग के लिए भी होता है। बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसको पता है कि एक ओवर में 6 बॉलें होती है। ठीक है, या उसका व्यवहारिक उपयोग हो गया। या फिर वो अपने दोस्त से 5 रुपए मांग रहा है, 2 टॉफी मांग रहा है, तो यहाँ पे भी आप उसके व्यवहारिक उपयोग को देख सकते हैं। व्यवसाय और मजदूरी के लिए, बिल्कुल व्यवसाय में आपको अपनी सैलरी ही काउंट करनी हो, अपना पगार ही काउंट करना हो, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। मजदूरी में भी अंकगणित का बिल्कुल उपयोग होता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ये आपको देखने में हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगा हो, लेकिन नहीं, एक मजदूर भी अंकगणित का प्रयोग करता है। कैसे? क्योंकि उसको पता है कि कितने ईंटे की दीवारें बनानी है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का हमको पिलर खींचना है, कितने कठरा वहाँ पे आपके कितने बोरे सीमेंट मिलाना है, कितने बोरे बालू मिलाना है। तो मजदूरी में भी आपके गणित का प्रयोग होता है। ठीक है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में गणित का प्रयोग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सही में। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जा सकती है। मतलब आप बच्चों में क्षेत्रफल की अवधारणा का विकास करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। ठीक है, ए विकल्प कह रहा है, नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, मतलब जो उसके पास उसके नोटबुक्स हैं, पाठ्य पुस्तक है, पेंसिल्स हैं, एक्सेट्रा जो भी वो अन्य चीज़ें अपने घरों से लेकर के आया है उसके पास मौजूद है, उनमें आप आपस में कंपैरिजन करा देंगे, तुलना कर देंगे कि देखो तुम्हारी किताब चौड़ी है तुम्हारा, लेकिन ये जो पेंसिल बॉक्स है तुम्हारा कम चौड़ा है, ऐसा क्यों है। ठीक है, बी कह रहा है क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, मतलब आप क्षेत्रफल का सूत्र बता देंगे बच्चे को। सी कह रहा है लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, मतलब आप उसको सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सब आप उसको जो मानक इकाइयां हैं लंबाई चौड़ाई की, इसका प्रयोग करना आप उसको सिखा देंगे, बता देंगे। बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभ्यास करवा देंगे। देखिए आपका डी विकल्प से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने सही उत्तर की ओर जाएंगे। बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर, देखिए अभ्यास करवाना सही होता है लेकिन अधिक से अधिक नहीं। ठीक है, देखने में तो ए विकल्प आपको बिल्कुल अच्छा लगता होगा गणित पेडागोजी में, मैथ शिक्षण में, कि अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर, लेकिन नहीं, अभ्यास कितना करवाना है, अधिक से अधिक अभ्यास नहीं करवाना है आपको। अभ्यास कितना करवाना है, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, कितना, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, जितना आवश्यक हो अभ्यास कराना बस उतना करवाना है, अधिक से अधिक अभ्यास नहीं करवा देना है कि दिन भर बच्चा अभ्यास ही अभ्यास करे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जोर डाल रहा है, और ये एक दिशा में जा रहा है कि बस अधिक से अधिक अभ्यास करे। तो ये आपका गलत है। ठीक, अभ्यास कितना करवाना है, आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता हो। अधिक से अधिक कोई भी काम नहीं करना होता है किसी भी चीज़ का। देखिए दोस्त, आप पहले भी अपने घरों में सुने होंगे कि कोई भी काम हो उसे ना तो बहुत कम करना चाहिए ना तो बहुत अधिक करना चाहिए। ठीक है, जो भी काम हो उसको एक आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, जितने में बच्चे का काम हो जाए, जितने में हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो अधिक से अधिक कोई भी काम नहीं करना होता है, हर काम आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप उसको करेंगे। लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, मतलब आप बच्चे को मीटर, सेंटीमीटर ये सब बता देंगे, सिखा देंगे, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, आपको सबसे पहले बच्चा क्या जाने कि मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, आप उसको कैसे समझा पाएंगे। ठीक है, कि मीटर क्या होता है। बच्चे को देखिए हमेशा क्या करना होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर के जाना होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है, ये आपका मूर्त से, प्राथमिक स्तर पर बच्चा कैसे सीखता है, मूर्त से आपका अमूर्त जाएगा। ठीक है, आप उसको पहले क्या करेंगे, पहले मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये देखो इससे छोटा है, तो इससे, तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, लंबाई चौड़ाई के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करेगा। लेकिन आप पहले ही उसको मीटर, सेंटीमीटर बताने लगेंगे तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो पहले आप उसको जो मूर्त वस्तुएं पहले उनमें तो अंतर करना सिखाइए। ठीक, तो आपका विकल्प गलत है। क्षेत्रफल के सूत्रों को देखिए, सूत्रों को, ये आपका एक तरह से क्या कर रहा है, आपका कह रहा है कि निगमन विधि की बात कर रहा है। ठीक है, कि आप सूत्रों को स्पष्ट करा दीजिए, सूत्र बता दिए, नहीं, आप पहले उसको उदाहरण तो बताइए, पहले उसको चीज़ों को दिखाइए। ठीक है, सूत्रों को स्पष्ट करना प्राथमिक स्तर पर, बच्चा सूत्रों को क्या समझेगा। और आप अभी सिखाना शुरू कर रहे हैं तो आप बेसिक से लेके जाइए, मूर्त अवधारणाओं से लेके जाइए, फिर आप अमूर्त पे पहुंचिए। ये आपका बच रहा है नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की
किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, बिल्कुल ये देखिए आपका बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर बच्चा जब धीरे धीरे यहाँ पर सीख जाएगा, समझ जाएगा कि इसकी चौड़ाई कम है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को, अवधारणाओं को जब वो समझ जाएगा, तब आप उसको थोड़ा आगे लेकर बढ़े। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, मूर्त से करेंगे। ठीक है, और मूर्त वस्तुएं आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ए विकल्प में मौजूद हैं। ठीक, तो आपका ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि ग्रेड अंकों से भिन्न है, यह प्रश्न है, मतलब जो ग्रेड होता है वो अंकों से भिन्न होता है, यह प्रश्न कैसा है। बद्ध अंतवाला, बद्ध अंतवाला से हमारा तात्पर्य होता है दोस्त की क्लोज इंडेड। ठीक है, मुक्त अंतवाला ओपन इंडेड। ठीक है, विश्लेषणात्मक अपसारी। देखिए ग्रेड अंकों से भिन्न है, यह प्रश्न कैसा है पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जो प्रश्न है ये मुक्त अंत वाला है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है इसको समझ। देखिए आपका दो तरह का प्रश्न होता है, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, बद्ध अंत वाला प्रश्न होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनके उत्तर पहले से निर्धारित हो, जिनमें बच्चे की कोई मौलिक चिंतन का प्रयोग ना हो। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी क्या है, आपने बच्चे से पूछ लिया तो बच्चा बता देगा भारत की राजधानी दिल्ली है। तो आपका एक ऐसा है, ये आपका बद्ध अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, लेकिन मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होगा कि आप भारत के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो भारत के बारे में कोई एक बातें तो है नहीं, बच्चा तमाम बातें बताएगा सोच सोच करके तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे सृजनात्मकता लगती है। तो मुक्त अंत वाला उत्तर, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न ऐसा होता है। तो आपका जो यहाँ पे ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है, ग्रेड अंकों से एक तरह से तो भिन्न होता नहीं, इसके कई सारे कारण हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, ये मुक्त अंत वाला है। ठीक है, इसका कोई पहले से निर्धारण नहीं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और कई सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिनको बच्चा तुरंत सोच करके बताएगा। ठीक है, तो आपका मुक्त अंत वाला है। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके जो ओपन एंडेड वाले प्रश्न होते हैं, जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, वो इन कंपैरिजन टू क्लोज एंडेड, बद्ध अंत वाले प्रश्नों से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ये प्रश्न हमारे अच्छे होते हैं। ये प्रश्न आपके किस बुद्धि को बढ़ावा देंगे, ये प्रश्न आपके डाइवर्जेंट बुद्धि को बढ़ाते हैं। ये प्रश्न उन बच्चों के लिए अच्छे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जिनकी बुद्धि क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। और क्लोज एंडेड वाले प्रश्न कैसे होते हैं, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले, कन्वर्जेंट बुद्धि वाले बच्चों के लिए होती है, कि जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न कैसा है, आपका प्रश्न है मुक्त अंत वाला, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे सेशन समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी प्रश्न को समझने में कोई समस्या हुई हो तो आप इस क्लास को एक बार फिर से देखिएगा, उस प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, और आपका जो ये डेली क्लास होता है, इन डेली क्लासेस के नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल सीटेट मंत्रा पर आंसर्स के साथ डेली में उपलब्ध करवा देता हूं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, सीटेट मंत्रा चैनल को वहां से सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको डेली के डेली अपने पीडीएफ जो है आंसर्स के साथ प्राप्त कर लेने, और उनका एक बार क्विक रिवीजन करना है। एक तरह से आपको क्या करना है, आप रैपिडली उसको एक नज़र में क्या कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे दोबारा से। और आपको अपने इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने अन्य दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाना है, जिससे उनका भी जो प्रिपरेशन है वो आसानी से हो सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कल मिलेंगे फिर एक अगली क्लास के साथ। देखते रहिए, पढ़ते रहिए सीटेट मंत्रा पर, और आगे बढ़ते रहिए।